नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। पांच राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था आज अंबाला में औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में होगा शामिल। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली समेत दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम के बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आज करेंगे शुभारंभ। किसानों के लिए ई गोपाला ऐप होगा लॉन्च। बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी कुछ और योजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद भवन परिसर में राज्यसभा के 252वें सत्र की तैयारियों का लिया जायजा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सावधानियां बरतने की दी सलाह। उपसभापति पद के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार हरिवंश ने भरा पर्चा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, आम सहमति बनाने की कोशिश जारी। अब आपके घर तक आएगा बैंक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा। अक्टूबर 2020 से दी जाने लगेगी वित्तीय सेवाएं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ग्राहक मामूली शुल्क देकर उठा सकते हैं सुविधा का लाभ। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को पहले से मिल रही है सेवा। और कोविड-19 से निपटने में लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है भारत। एक दिन में रिकॉर्ड 11.5 लाख से अधिक नमूनों की जांच। करीब 75,000 लोग हुए ठीक। देश भर में स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 34 लाख के पार। पांच राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था आज अंबाला वायु सैनिक अड्डे में औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली समेत दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इन पांच राफेल विमानों का पहला जत्था 27 जुलाई को फ्रांस से अंबाला वायु सैनिक अड्डे पर पहुंचा था। कार्यक्रम के बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन से जारी गतिरोध के बीच लड़ाकू विमान राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में विधिवत शामिल हो जाएंगे। ये विमान वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा होंगे। इस मौके पर राफेल विमान हवाई करतब दिखाएंगे, जिसमें तेजस विमान के साथ सारंग एरोबैटिक टीम भी शामिल होगी। इसके बाद राफेल विमान को पारंपरिक तरीके से वाटर कैनन की सलामी दी जाएगी। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली मुख्य अतिथि होंगे। फ्रांस की रक्षा मंत्री को दिल्ली आगमन पर सम्मान स्वरूप सलामी गार्ड भी दी जाएगी। भारतीय वायुसेना के इतिहास में दर्ज होने वाली इस बड़ी घटना के अवसर पर भारत के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इनमें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार भी शामिल हैं। फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन, फ्रांसीसी वायुसेना के उप प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। दसां एविएशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष एरिक ट्रैपियर और MBDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक बेरेंगर समेत फ्रांसीसी रक्षा उद्योग के कई अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी इस आयोजन के अवसर पर मौजूद रहेगा। आयोजन के बाद भारतीय और फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल की द्विपक्षीय बैठक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ई गोपाला ऐप भी लॉन्च करेंगे, जो किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना पोर्टल है। इस अवसर पर बिहार में मछली पालन और पशुपालन क्षेत्रों में भी कई पहलों का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ बिहार में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। पीएमएमएसवाई मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित और सतत विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 साल की अवधि के दौरान सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है और इस पर अनुमानित रूप से 20,050 करोड़ रुपए का निवेश होना है। इसमें मुख्य रूप से रोजगार सृजन गतिविधियों जैसी समुद्री शैवाल और सजावटी मछली की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये मछलियों की गुणवत्ता वाली प्रजातियों की नस्ल तैयार करने तथा उनकी विभिन्न प्रजातियां विकसित करने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास और विपणन नेटवर्क आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। प्रधानमंत्री किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना संबंधी ई गोपाला ऐप को भी लॉन्च करेंगे। ई गोपाला ऐप पशु किसानों को अलर्ट भेजने या उन्हें क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं और अभियानों के बारे में सूचित करने के सभी पहलुओं पर किसानों को समाधान प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित की गई अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सीमेंट स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही पटना स्थित पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में स्थापित आईवीएफ लैब और बेगूसराय जिले में एक परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री सीतामढ़ी में मछली ब्रूड बैंक और किशनगंज में एक्वाटिक डिजीज रेफरल प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा करेंगे, जिसके लिए पीएमएमएसवाई के तहत सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश फीड मिल की एक इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में व्यापक मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने तीर्थयात्रियों और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएं बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने केदारनाथ और उसके आसपास के क्षेत्रों के आगे के विकास के लिए चल रहे प्रयासों में नवीनतम तकनीक का उपयोग करने का भी आह्वान किया। समीक्षा में केदारनाथ में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे वहां अधिक तीर्थयात्रियों के साथ साथ पर्यटक भी जा सकें। केदारनाथ में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी के दौर में पैदा हुई चुनौतियों और उनसे निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता करने और कुशल नेतृत्व देने के लिए सऊदी अरब की सराहना की। दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर संतुष्टि जताई और सभी क्षेत्रों में सहयोग को आगे और भी मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि G20 देशों के स्तर पर की गई पहल से कोरोना महामारी के खिलाफ समन्वित प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तान को कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी भारतीयों की मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सुल्तान सलमान शाही परिवार के अन्य सदस्यों और सऊदी अरब के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। और अब खबर संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों से जुड़ी हुई। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल संसद भवन परिसर में राज्यसभा के 252वें सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। सभापति ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर की गई सारी व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। सभापति ने सदन में रिहर्सल के दौरान सभी तैयारियों का मुआयना किया। सभापति ने लोकसभा चैम्बर में बैठे सांसदों के साथ संवाद से जुड़े मुद्दे और गैलरियों में की गई व्यवस्था को भी समझा। साथ ही सभी व्यवस्थाओं का प्रैक्टिकल कराकर उसकी परख की।
सभापति ने अधिकारियों को कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए हर स्तर पर सावधानी बरती जाए और सैनिटाइजेशन के साथ सभी सांसदों के कोविड टेस्ट का बेहतर प्रबंधन हो। आगामी मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा के उपसभापति पद के निर्वाचन पर सबकी निगाहें लगी हैं। 14 सितंबर को उपसभापति पद का निर्वाचन होगा और इसके लिए एनडीए उम्मीदवार हरिवंश के पक्ष में कल 2 प्रस्ताव सौंपे गए। सरकार का कहना है कि यह चुनाव आम सहमति से होना चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए एनडीए ने पूर्व उपसभापति हरिवंश को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू सांसद हरिवंश के पक्ष में 2 प्रस्ताव महासचिव राज्यसभा देश दीपक वर्मा को बुधवार को सौंपे गए। पहला प्रस्ताव सांसद और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है, जिसका राज्यसभा में नेता सदन थावर चंद गहलोत ने समर्थन किया है। दूसरा प्रस्ताव रामविलास पासवान की ओर से है और इसका समर्थन वरिष्ठ सांसद नरेश गुजराल ने किया है। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही उपसभापति के चुनाव की तिथि तय है। एनडीए के नेता चाहते हैं कि ये चुनाव आम सहमति से हो। उपसभापति के रूप में हरिवंश जी का कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है, सराहनीय रहा है, प्रशंसनीय रहा है। मैं समस्त राजनीतिक दलों के माननीय सांसदों से, नेताओं से अपील करता हूं कि ये उपसभापति का पद राज्यसभा का गरिमा का पद है। बिना चुनाव के सर्वानुमति से हरिवंश जी को जीताना चाहिए। राज्यसभा के महासचिव की ओर से सांसदों को दी गई सूचना के मुताबिक ये चुनाव 14 सितंबर को होगा। इसके लिए 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक प्रस्तावों की सूचना दी जा सकेगी। बीजेपी ने उपसभापति पद के चुनाव के मद्देनजर राज्यसभा के अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और 14 सितंबर को सदन में उपस्थित रहने को कहा गया है। एनडीए नेताओं का प्रयास है कि ये चुनाव आम सहमति से होना चाहिए। इसके लिए प्रमुख विपक्षी नेताओं से संवाद करके रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। हम पुनः ये जरूर चाहेंगे कि सभी दलों के नेता एक बार पुनः आपको निर्विरोध यहाँ चुने, ताकि जो मर्यादा रहती है वो पालन हो। चुनाव लड़ने के लिए ही केवल नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, गरिमा का पद है। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए इससे पहले 9 अगस्त 2018 को चुनाव हुआ था, जिसमें एनडीए उम्मीदवार हरिवंश ने 125 वोट हासिल कर विपक्षी उम्मीदवार वीके हरिप्रसाद को मात दी थी। राज्यसभा के इतिहास में उपसभापति के लिए बीते 20 में 14 चुनाव आम सहमति से हुए हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार बनाए जाने पर जेडीयू सांसद हरिवंश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के सहयोगियों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के प्रयासों से उच्च सदन की उत्पादकता बढ़ी है और सदस्यों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। संसद भवन में एनडीए उम्मीदवार के नामांकन प्रस्ताव को महासचिव को सौंपने के बाद हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह ने उनसे बातचीत की। सर, एनडीए ने दोबारा जो है आपके नेतृत्व में उपसभापति के चुनाव में आपको दोबारा जो है एक प्रस्ताव किया है आपके नाम का, और पिछले बार भी आपके पास एक छोटा सा कार्यकाल था, ज़्यादा समय नहीं रहा और बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि नए जनादेश के बाद जिस तरह के माहौल में हाउस चला और बहुत अच्छा पार्लियामेंट का जो दोनों सदनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। आपको अभी आगे क्या उम्मीद दिख रही है सर, और किस तरह का आप आने के बाद किस तरह के बदलाव आपके दिमाग में परिकल्पित? दरअसल मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा एनडीए के सभी नेताओं का, सभी घटक दलों का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी वरिष्ठ नेताओं का। मैं जिस दल से हूँ उसके मुख्यमंत्री जी का, जिन सबके सहयोग से मुझे पुनः यह एक दायित्व मिल रहा है। मैंने पहले भी हमारे राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं और देश के उपराष्ट्रपति जी हैं, जो पदेन चेयरमैन होते हैं, उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने, जानने और करने का मौका मिला। आगे पुनः वह मौका मिलेगा। हमेशा उनका यह एक तरह से, जिसे हम एक शब्द में कहें, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रहता है कि जो इस सभा की मर्यादा पहले से स्थापित है, जो गरिमा है, उस गरिमा और मर्यादा के तहत राज्यसभा श्रेष्ठ ढंग से काम करे, यह काम हमें करना है।
तो यह दायित्व मैं पूरा करने की उनके मार्गदर्शन में कोशिश करता हूं। और एनडीए के सभी नेताओं की भी ये अपेक्षा है कि बहुत बेहतर तरीके से हाउस चले। और आप जानते हैं आज दुनिया जितनी तेज़ी से बदल रही है, उसमें हम संसद के कामकाज को भी उस संदर्भ में करना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि देश आगे जा सके, और वही मेरी भूमिका होगी। ये जो सर आपका चुनाव ये जिस दौर में हो रहा है, जो माहौल है इस समय, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल है पूरे दुनिया भर के। एक तरह से अगर आप देखिए, संसदों के लिए भी, जनप्रतिनिधियों के लिए भी, और देशों के लिए एक तरह से। तो ये जो मानसून सत्र हो रहा है सर, ये इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अपने साथी सांसदों से, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है। हर चुनौती में ही नेतृत्व का सृजन होता है, और आप देख रहे हैं खुद देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार रेखांकित किया है कि इतनी बड़ी चुनौती कोरोना की जो दुनिया के सामने आई, उस चुनौती में कैसे भारत ने कई क्षेत्रों में विशिष्ट काम करके दिखाया। और इसी चुनौती में जिस तरह के भी गंभीर संकट आए, उसमें भारत ने वो प्रतिष्ठा दुनिया में अर्जित की है जो शायद पहले नहीं थी। तो इस चुनौतीपूर्ण वक्त में भी संसद उसी ढंग से काम करेगी जिसमें एक नई लकीर पैदा होगी। यह करने वाले बहुत सारे देश के वरिष्ठ लोग हैं, उन सब के मार्गदर्शन में हम सबको संसद में उस रूप में बेहतर काम करना है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक माननीय सदस्य, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, जब आप आसन पे होते हैं सब समान हैं, उन सबके अच्छे कामों से मैं सीखता हूँ और बहुत कुछ सीखा है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उपसभापति के पद पर हरिवंश का पिछला कार्यकाल शानदार रहा। इसी नाते एनडीए ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। सरकार की कोशिश है कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव आम सहमति से हो। माननीय हरिवंश जी का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राज्यसभा में नेता तावरचंद जी गहलोत, ये सब मिलके तावरचंद जी के नेतृत्व में हमने आज हरिवंश बाबू जी का उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन के नाते नाम निर्देश करने के लिए हमने प्रस्ताव आज दिया है। मैं अभी भी निवेदन करता हूं अपोजिशन पार्टी से कि हरिवंश जी उपाध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छे ढंग से, बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाया है सदन। इसलिए मैं निवेदन करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट कि आप कोऑपरेट करके इसके यूनानिमस हो, ऐसे आप सभी सपोर्ट करिए, ऐसे मेरा प्रार्थना है। मैं अपोजिशन पार्टी से हमारा बातचीत भी कल से ही शुरू हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद से, माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी से मेरा बात हुआ है। कोशिश तो है यूनानिमस करने का, अभी भी अंत तक हमारा कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और हमारे नेता तावरचंद जी के नेतृत्व में हम अंत तक यूनानिमस करने के लिए प्रयास करेंगे। मॉनसून सत्र की तैयारियों के बीच आज संसद की विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति बेहद अहम डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक 2019 पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकती है। इस विधेयक को लेकर समिति की ये 7वीं बैठक होगी। एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2019 पर 3 सितंबर की बैठक में समिति कई खंडों पर विचार कर चुकी है। बाकी खंडों पर विचार के साथ आज ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने की संभावना है। विधेयक में एक राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक स्थापित करने और कई दूसरी व्यवस्थाओं का प्रस्ताव है। यह विधेयक 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विधेयक को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई गई थी। लिहाजा राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से 15 अक्टूबर 2019 को इसे स्थायी समिति को पड़ताल के लिए सौंप दिया। सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली समिति ने 6 बैठकों में संबंधित विशेषज्ञों से इस पर गहन चर्चा की है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। दोनों सदनों के सांसदों के लिए भी सत्र में भाग लेने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट परीक्षण अनिवार्य होगा। सांसदों से अनुरोध किया गया है कि वो संसद सत्र आरंभ होने के 72 घंटे के पहले सरकार की ओर से अधिकृत किसी भी अस्पताल, लेबोरेटरी या संसद भवन परिसर में अपना आरटी-पीसीआर परीक्षण करवा लें। दोनों सदनों की सचिवालयों और परिसर में तैनात अन्य सभी एजेंसियों के उन कर्मचारियों के लिए भी ये परीक्षण अनिवार्य है जो सांसदों के निकट संपर्क में रहते हैं।
राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों ने इसके लिए विशेष प्रबंधन किए हैं। सांसदों की सुविधा के लिए संसद भवन परिसर में 3 विशेष परीक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये 11 सितंबर से आरंभ होंगे। यहाँ पे 10:30 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षण होगा। सांसदों के पर्सनल स्टाफ, ड्राइवरों और घरेलू कामगारों का भी रैपिड एंटीजन परीक्षण 11 सितंबर से संसद भवन के स्वागत कक्ष में होगा। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा की शुरुआत कर दी। इससे ग्राहकों को घर बैठे ही कई तरह की बैंकिंग सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने ये पहल वित्तीय सेवा विभाग की ओर से 2018 में पेश किए गए एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधारों के तहत की। डोर स्टेप बैंकिंग सेवा लॉन्च होने के बाद अब वित्तीय सेवाएं अक्टूबर 2020 से घर पर ही उपलब्ध होंगी। सार्वजनिक बैंकों के ग्राहक मामूली शुल्क देकर वित्तीय सेवाओं को भी घर बैठे हासिल कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को ये सेवा पहले से मिल रही है। बैंक ग्राहकों को अभी घर बैठे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर पिक करने जैसी गैर वित्तीय सेवाएं ही फिलहाल मिल रही हैं। एससीओ के विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक आज होगी। इस संगठन में भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 2 दिन के मॉस्को यात्रा पर हैं। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में सेतर किर्गिस्तान के विदेश मंत्री चिंगेज एदरबेकोव से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा की और आगे भी सभी क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तजाकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजुद्दीन मुरिद्दीन से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कहा कि ये द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग से बढ़ने से वो खुश हैं। उन्होंने कहा कि वे रणनीतिक भागीदारी को बहुत महत्व देते हैं। और अब बात कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों की। देश में अब तक कोविड-19 के करीब 34 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 74,894 से अधिक मरीज ठीक हुए, जो अब तक की रिकॉर्ड संख्या है। स्वस्थ होने की दर 77.77% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.53% रह गई। मंत्रालय के अनुसार 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की दर 80% से अधिक है। इसमें बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में स्वस्थ होने की दर 80% से अधिक है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई। वर्तमान में मृत्यु दर 1.69% पर आ गई है। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए वॉलंटियर्स को आमंत्रित किया गया है। हैदराबाद की भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा बनाई गई वैक्सीन का पहला चरण पूरी तरह से सुरक्षित रहा। पहले चरण में 50 लोगों पर ट्रायल किया गया था। उसमें किसी पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ा।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को कहा कि एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 से बचाव के लिए विकसित किए जा रहे टीके का भारत में परीक्षण जारी है। इसमें कोई समस्या सामने नहीं आई। सीरम इंस्टीट्यूट को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन के मानव परीक्षण को कुछ देशों में रोक लगाए जाने को लेकर सवाल किए गए हैं। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को बुधवार को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से नई दिल्ली के आदर्श नगर के लिए रवाना किया गया। इस रेलगाड़ी में कुल 14 पार्सल डिब्बे हैं, जिनमें से 4 नागपुर के लिए और 10 आदर्श नगर के लिए हैं, जिनमें कुल 332 टन सामान लदा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान रेल ये सुनिश्चित करेगी कि कृषि उत्पाद देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार विश्वनाथ सत्यनारायण की 125वीं जयंती पर कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप कुछ देर बाद राज्यसभा टीवी पर सुबह 9:30 बजे से देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज हैदराबाद स्थित विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस के 21वें स्थापना दिवस को भी वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। राज्यसभा टीवी पर इसका आप सीधा प्रसारण सुबह 11 बजे से देख सकते हैं। और इससे पहले कल हिमालय दिवस पर इसके संरक्षण को लेकर आयोजित वेबिनार में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम अगर प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगी। बुधवार को भारतीय परंपरा में रचे बसे हिमालय पर्वत के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हिमालय पर्यावरण, सांस्कृतिक और आर्थिक लिहाज से भारत के लिए काफी अहम है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया महामारी से जूझ रही है, प्राकृतिक आपदाओं से दो चार हो रही है। ऐसे में प्रकृति संरक्षण के लिए सबको आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार हिमालय संरक्षण और प्रकृति के संरक्षण के लिए काम कर रही है, लेकिन इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। We must respect nature, as I told you, preserve culture for a better future. We need to rethink our developmental paradigm in such a way that human beings and nature coexist and thrive together. Development should not be at the cost of environment. हर साल हिमालय के संरक्षण को लेकर हिमालय दिवस मनाया जाता है। कोरोना संकट के चलते इस बार वेबिनार के जरिए विचार विमर्श हुआ। इस बार हिमालय दिवस की थीम हिमालय और प्रकृति रखी गई। हिमालय दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी किताब संसद में हिमालय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को भेंट की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रिक गजेड ने राष्ट्रपति ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया। इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में राष्ट्रपति ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए उनका नाम पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। भारत रत्न और स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की आज जयंती है। 10 सितंबर 1887 अल्मोड़ा में जन्मे पंत ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान वो लगभग 7 साल जेलों में रहे। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 1955 से 1961 के दौरान वो देश के गृह मंत्री भी रहे। पंत अच्छे नाटककार भी थे। उन्होंने वरमाला, राजमुकुट और अंगूर की बेटी जैसी रचनाएं लिखीं। 7 मार्च 1961 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती की भी आज जयंती है। उनका पूरा नाम बसप्पा दानप्पा जत्ती था और वे भारत के 5वें उपराष्ट्रपति थे। 1977 में तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद का निधन हो जाने पर बीडी जत्ती को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना दायित्व निभाया।
1979 में उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम सब कोरोना